हेलो दोस्तों, मैं बच्चन झा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में। ये लेसन बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का है, लेसन नंबर सेकंड है और ये पहला भाग है। इसके दो पार्ट है। यह पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद सेकंड पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, तो आप दोनों पार्ट को देखना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन। आज हम अध्ययन करेंगे शीत युद्ध के बारे में, लेकिन शीत युद्ध का अध्ययन करने से पहले हमारे लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि शीत युद्ध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। ऐसे क्या कारण थे जिन्होंने शीत युद्ध को जन्म दिया। तो जब हम इन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें झलक मिलती है द्वितीय विश्व युद्ध की। कहीं ना कहीं शीत युद्ध की जो जड़ें है ना, वो द्वितीय विश्व युद्ध में बिछ चुकी थी। आपको एक पता होगा, आज तक 2 विश्व युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 खेमे थे, मित्र राष्ट्र का खेमा और ध्रुव राष्ट्र का खेमा। मित्र राष्ट्र के खेमे में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा सोवियत संघ ये शामिल थे, और ध्रुव राष्ट्र के खेमे में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। युद्ध की शुरुआत होती है 1939, दिनांक था 1 सितंबर, जब जर्मनी के नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी के सेना का नाम नाजी था उस समय, और ये नाम हिटलर ने दिया था। तो जब जर्मनी की नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो इसी के साथ 1 सितंबर 1939 को विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब पोलैंड पर आक्रमण करने से पहले पोलैंड ने कुछ समय पहले ही ब्रिटेन तथा फ्रांस के साथ एक समझौता किया था, सैनिक समझौता, जिसमें ये कहा गया था कि अगर पोलैंड पर कोई भी देश आक्रमण करता है तो उसकी रक्षा के लिए फ्रांस तथा ब्रिटेन अपनी सेना भेजेगी, और हुआ भी ऐसा ही। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन तथा फ्रांस की सेना ने जर्मनी की नाजी सेना को रोकने का प्रयास किया, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तो हो चुकी थी, अब इसमें नए नए देश शामिल होने शुरू हो गए। सबसे पहले 1940 में इटली इसमें शामिल हुआ, और इटली ने जर्मनी की तरफ से युद्ध में भाग लिया। जर्मनी की सेना जो पहले ही बहुत अधिक शक्तिशाली थी, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जर्मनी बहुत ही अधिक शक्तिशाली सेना थी, और उसका कारण था उसका सेना नायक हिटलर। आपने भी नाम सुना होगा हिटलर का, और हिटलर के जो उस समय शासन प्रशासन की जो क्रियाएं होती थी वो आपने भी सुना होगा। कितना अधिक वो टाइट रखता था अपनी सेना को, या आपने भी सुना ही होगा। तो जर्मनी की सेना जो पहले ही अधिक शक्तिशाली थी, अब इटली का सहयोग पाकर और अधिक शक्तिशाली हो गया, और उसने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। पहले उसने पोलैंड पर आक्रमण किया, अब सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। अब तो सोवियत संघ पर आक्रमण करने से पहले जर्मनी की सेना और सोवियत संघ की सेना के बीच में एक सैनिक समझौता हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि ये दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत, और जर्मनी की नाजी सेना ने इस समझौते का उल्लंघन किया और सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। अब सोवियत संघ पर आक्रमण करने के बाद सोवियत संघ के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो ब्रिटेन तथा फ्रांस के खेमे में मिल जाए, और हुआ भी ऐसी। सोवियत संघ ब्रिटेन तथा फ्रांस के खेमे में मिल गया। इसके तुरंत बाद जापान ने अमेरिका का एक द्वीप समूह था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, इसका नाम याद रखना, पर्ल हार्बर नामक जगह पर जापान ने बमबारी की, और यह अमेरिका का एक हवाई द्वीप समूह था। अमेरिका ने इसका जवाब देने के लिए जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब जापान था ध्रुवीय राष्ट्र में, यानी जापान, जर्मनी और इटली एक खेमे में था। तो जब अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो इसका मतलब क्या है कि उसने जर्मनी के खिलाफ और इटली के खिलाफ, दोनों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया, क्योंकि जापान
इटली और जर्मनी एक ही टीम में थी। तो अगर आप एक के साथ भी युद्ध की घोषणा करते हो तो ऐसा माना जाएगा कि आपने पूरे खेमे के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। अब जब उसने पूरे खेमे के साथ युद्ध की घोषणा कर दी तो अमेरिका के पास भी अब एक ही रास्ता था कि वो भी ब्रिटेन और फ्रांस को अपना समर्थन दे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने तो पहले जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो वह भी ऐसी एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली की सेना जिसको द्विराष्ट्र नाम दिया गया, दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ की सेना जिसका नाम था मित्र राष्ट्र। अब ये युद्ध पूरे 6 वर्ष चला और 1945 में इस युद्ध की समाप्ति हुई। जब समाप्ति हुई तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ की सेना इसमें विजय हुई और जब ही इनकी विजय प्राप्त हुई तभी से दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और इसी वर्चस्व की लड़ाई ने शीत युद्ध को जन्म दिया। तो अब चलिए अध्ययन करते हैं शीत युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो चुका था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ दुनिया में एक नई तरह की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शुरू हुई। ये नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी थी? ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी जिसमें कोई भी देश अब युद्ध की स्थिति में नहीं था। यानी अब कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता था कि अब तृतीय विश्व युद्ध हो, यानी कोई भी देश अब युद्ध के लिए तैयार नहीं था। तो इसी तरह की व्यवस्था को एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहा गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ 2 महाशक्तियां भी उभर कर सामने आई थी, वो थी सोवियत संघ और अमेरिका। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया की जो राजनीति है ना, अब वो कंट्रोल कौन करेगा? 2 महाशक्तियां, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। तो जहां पूर्वी यूरोप का समर्थन सोवियत संघ को प्राप्त था इसलिए इसे पूर्वी खेमा कहा गया और इनकी जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी विचारधारा। वही पश्चिमी यूरोप का समर्थन अमेरिका को प्राप्त था इसलिए इन्हें पश्चिमी खेमा कहा गया और इनकी जो विचारधारा थी ना वो थी पूंजीवाद, जो पूंजीवादी विचारधारा है वो इनकी विचारधारा थी। इस तरह दुनिया में एक नई तरह की राजनीति ने जन्म लिया। ये एक ऐसी राजनीति थी जहां पर दोनों खेमे एक दूसरे पे आरोप लगाते थे, प्रत्यारोप लगाते थे और एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। लेकिन वास्तविक रूप से युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये एक नई तरह की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी जहां पर कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता था। तो यहाँ पे युद्ध हो तो नहीं रहा था, लेकिन युद्ध जैसे पूरे कंडीशन आ चुके थे, यानी स्थिति बिल्कुल युद्ध जैसी थी, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा था, वास्तविक युद्ध नहीं हो रहा था और ये आरोप प्रत्यारोप का युद्ध हो रहा था जहां पे हम एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो इसी नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि शीत युद्ध एक नई तरह की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी, लेकिन शीत युद्ध का अर्थ क्या है? अर्थ देखते हैं। शीत युद्ध का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जहां युद्ध जैसे हालात तो होते हैं परंतु वास्तविक रूप से युद्ध नहीं होता, यानी जुबानी युद्ध होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शीत युद्ध में जुबानी युद्ध होता है, यानी हम युद्ध की धमकी देते हैं और पूरा ऐसा कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं जहां पे लगता है अब युद्ध होगा, नहीं अब तो हो ही जाएगा, अरे अब तो होना ही पड़ेगा, मतलब युद्ध जैसे पूरे कंडीशन आ जाता है, लेकिन युद्ध नहीं होता, इसलिए इसको शीत युद्ध कहा गया। अगर युद्ध होता तो इसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय और द्वितीय का इसको हम तृतीय विश्व युद्ध कहते हैं, लेकिन यहाँ पे युद्ध नहीं हुआ था इसलिए इसे शीत युद्ध कहा गया, ये याद रखना। तो शीत युद्ध क्या था? जुबानी युद्ध थी जहाँ पे हम हथियारों के बिना एक दूसरे से लड़ते थे। तो ये इसका मतलब जो है ना आप समझ लेना। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि शीत युद्ध उत्पन्न क्यों हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ दुनिया में 2 तरह की विचारधारा 2 महाशक्तियों द्वारा उत्पन्न की गई। अब जब इन 2 महाशक्तियों की विचारधाराएं अलग अलग थी तो स्वाभाविक था कि विचारधाराओं में टकराव उत्पन्न हुआ और विचारधाराओं में टकराव उत्पन्न हुआ भी। दोनों ने एक दूसरे पे बहुत सारे आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए और साबित करने का भी प्रयास किया, जिससे वाद विवाद बढ़ा और दोनों ने अपने अपने विचारधाराओं को एक दूसरे पे थोपने का प्रयास किया। जैसे अमेरिका का कहना था कि पूरा विश्व पूंजीवादी व्यवस्था से चलेगा और सोवियत संघ का कहना था कि पूरा विश्व साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो करेगा। तो इससे वाद विवाद उत्पन्न होना तो स्वाभाविक था। तो वाद विवाद उत्पन्न हुआ और इसने एक शीत युद्ध को जन्म दिया। अगर हम बात शीत युद्ध के कारणों की करें तो पहला जो कारण हमारे सामने आता है वो ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण क्या है
कि कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति है, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे और इसी समय साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन बना था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ विचारकों का मानना था कि शीत युद्ध 1945 में शुरू हुई कोई नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं थी। हालांकि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हम कहते हैं, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ना वो 1917 की बोल्शेविक क्रांति में मिलती है। बोल्शेविक क्रांति यानी रूसी क्रांति भी हम कह सकते हैं इसको। तो जब रूसी क्रांति खत्म हुआ ना तो उसी के साथ साम्यवादी विचारधारा जो थी, साम्यवादी जो आंदोलन था वो एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया। और जब साम्यवादी का शुरुआत 1917 से हुआ तो हम ऐसा मान सकते हैं कि तभी से ही साम्यवाद पूरी दुनिया पर हावी होने लगा। और जब ये दुनिया पे हावी होने लगा, एक नई विचारधारा के रूप में साम्यवादी जब दुनिया पे हावी होने लगा, तब से पश्चिमी देश ये प्रयास कर रहे थे कि सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था को खत्म किया जाए। तो शीत युद्ध की शुरुआत तो तभी हो गई थी, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से तो 1945 में ही हुई, लेकिन उसकी जो जड़ें थी 1945 की जड़ें वो मिलती है हमें 1917 की बोल्शेविक क्रांति से। याद रखना इस कारण को। अब हम बात दूसरे कारण की करेंगे। तो दूसरा कारण था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। अब द्वितीय मोर्चा क्या था? द्वितीय मोर्चा ये था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तब जर्मनी की नाजी सेना ने सोवियत संघ पर अटैक किया था, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का जो मैंने आपको पॉइंट बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जर्मनी की नाजी सेना ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था 10 साल का जो उनका समझौता था उसको तोड़कर। तो जब जर्मनी की नाजी सेना ने सोवियत संघ पर अटैक किया तो सोवियत संघ की सेना जर्मनी की नाजी सेना के सामने बहुत ही कमजोर थी। तो उसने हेल्प मांगा किससे? उसने हेल्प मांगा अमेरिका और ब्रिटेन से, जिससे हम द्वितीय मोर्चा कहते हैं, उनकी सेना को द्वितीय मोर्चा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मदद तो किया लेकिन तत्काल यानी उसी क्षण मदद करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अभी द्वितीय मोर्चे के अलावा कहीं और से यानी किसी और मोर्चे से युद्ध लड़ रहे हैं, तो अभी वो द्वितीय मोर्चे पर जाकर उसकी मदद नहीं कर सकते। तब से सोवियत संघ के मन में यानी जो उसका सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति था स्टालिन, तो उसके मन में ये संदेह आ गया कि जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी जो देश है ना, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका आते हैं, ये पश्चिमी देश सोवियत संघ को और साम्यवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। तो ये दूसरा कारण था हमारा। अगर हम बात तीसरे कारण की करें तो वो था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना। अवहेलना करना मतलब उल्लंघन करना। अब मैं आपको ये पूरा पॉइंट समझा देता हूँ। अब हुआ ऐसा था कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो चुका था और पोलैंड, जहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, मैंने आपको पहले बताया था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ और पोलैंड आज़ाद हो चुका था जर्मनी की नाजी सेना से, तब सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका, इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था याल्टा समझौता। अब याल्टा समझौते में यह कहा गया था कि पोलैंड पर जो लुम्बिनिक शासन है ना, लुम्बिनिन, याद रखना, लुम्बिनिन शासन जो है ना उसको हटा दिया जाएगा। लुम्बिनिन शासन मतलब था साम्यवादी शासन। तो लुम्बिनिन शासन को हटाकर पोलैंड में स्वतंत्र निष्पक्ष लोकतंत्र की बहाली की जाएगी। यानी पोलैंड में एक ऐसा शासन व्यवस्था होगा जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और एक तरह से हम बोल सकते हैं बिल्कुल फ्री हो, ऐसा शासन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। लेकिन समझौता तो तीनों में हुआ, लेकिन सोवियत संघ मतलब एंड मौके पर उसने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया और पोलैंड पर लुम्बिनिन शासन जो पहले से कायम था उसको कायम ही रहने दिया। तो इससे पश्चिमी देशों के मन में एक संदेह आया सोवियत संघ के प्रति कि सोवियत संघ याल्टा समझौते का उल्लंघन करके उनके साथ विश्वासघात कर रहा है। तो एक कारण ये भी हो सकता है शीत युद्ध के उत्पन्न होने के। तो आप इसे भी थोड़ा सही से समझ लें, मेरे वीडियो को बार बार देखें और इसको सही से समझ लें। अगर हम बात अगले कारण की करें तो वह ईरान से सोवियत सेना का न हटना।
अब हुआ ऐसा था कि युद्ध जो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका था और युद्ध आगे बढ़ा था, तो सोवियत संघ ने ब्रिटेन की मदद से ईरान के उत्तरी हिस्से पर अपना शासन स्थापित कर लिया, वहीं दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका ने अपना शासन स्थापित कर लिया। अब जब युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका ने दक्षिणी ईरान से अपनी सेना को बुला लिया और ईरान को स्वतंत्र कर दिया, यानी दक्षिणी हिस्सा स्वतंत्र हो गया। लेकिन उत्तरी ईरान से सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से मना कर दिया, तो जिससे क्या हुआ कि दोनों महाशक्तियों के रिश्तों में दरार आई, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि जब उसने दक्षिणी ईरान को स्वतंत्र कर दिया है और युद्ध समाप्त हो चुका है, तो सोवियत संघ को भी उत्तरी ईरान को स्वतंत्र कर देना चाहिए। लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो इससे दोनों के रिश्तों में दरार उत्पन्न हो गई। अगर हम बात पांचवें कारण की करें तो वह सोवियत संघ द्वारा टर्की में सैनिक अड्डा बनाना। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो चुका था, तो सोवियत संघ ने यह प्रयास किया कि वो अपने वर्चस्व को पूरी दुनिया में स्थापित करे। तो उसने क्या किया, टर्की को अपने सैनिक अड्डे बनाने के लिए चुना। लेकिन सोवियत संघ के इस कदम का विरोध किया पश्चिमी देशों ने, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन ने, और ये मामला वो ले गए यूएनओ के सुरक्षा परिषद में, जहां पर सोवियत संघ के इस कदम का बहुत विरोध हुआ और बाद में सोवियत संघ ने अपना सैनिक अड्डा टर्की से हटा लिया। लेकिन ये भी एक कारण था जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। अगर हम बात छठे कारण की करें तो वह बर्लिन की नाकेबंदी। नाकेबंदी मतलब घेराव करना, बर्लिन शहर को घेरना। और कैसे घेरेंगे, दीवार बना के। और आपने सुना होगा कि बर्लिन में एक दीवार बनाई गई तो 1962 में, जिसको 1989 यानी 1989 में तोड़ दिया गया था, और इसके साथ ही शीत युद्ध का अंत भी हुआ था। तो बर्लिन जो था ना, वो आपको पता है कहाँ है, जर्मनी में है। तो शीत युद्ध का जर्मनी जो है ना वो मुख्य बिंदु था, ठीक ना। तो हुआ ऐसा था कि 1948 में एक समझौता हुआ था जिसको हम बोलते हैं लंदन प्रोटोकॉल, जो कि सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। हालांकि और भी देश शामिल थे, लेकिन 3 ये मुख्य देश थे। तो लंदन में 1948 में एक प्रोटोकॉल हुआ था, लंदन प्रोटोकॉल, जिसमें यह तय किया गया था कि जर्मनी पर किसका शासन होगा। तो जर्मनी पे जो शासन का था ना, वो ये तय किया गया था कि जर्मनी का जो पश्चिमी हिस्सा होगा वो पश्चिमी देशों के पास जाएगा, यानी ब्रिटेन और अमेरिका के पास, और पूर्वी हिस्सा होगा वो सोवियत संघ के पास जाएगा। तो ऐसा है कि सोवियत संघ ने अपने हिस्से को मजबूत करने के लिए बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी, ताकि अमेरिका और ब्रिटेन की सेना बर्लिन के दूसरी तरफ यानी पूर्वी भाग में न आ पाए। तो इससे हुआ क्या कि जो बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी, इसका विरोध किया गया अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा सुरक्षा परिषद में। तो एक ये भी कारण उत्पन्न हुआ शीत युद्ध के जन्म होने का। अगर बात 7वें कारण की करें तो वह जापान में अणु बम यानी परमाणु बम गिराना। अब ये है क्या, मैं समझाता हूँ कि हुआ ऐसा कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होने जा रहा था। जापान की सेना जो थी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। इटली हार मान चुका था, जर्मनी की मजबूत सेना हार मान चुकी थी, लेकिन जापान के जो लोगों की प्रवृत्ति होती है ना, वो होता है अंत तक लड़ने का। और वो हुआ भी ऐसे, वो अंत तक लड़ने की कोशिश वो कर रहे थे। तो जब अमेरिका ने देखा कि जापान हार मानने को तैयार नहीं, तो उसने एक निर्णय लिया कि वो जापान में परमाणु बम को गिराएगा। तो जब उसने जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, तो इस बात की भनक उसने सोवियत संघ को नहीं लगने दी। उसने ब्रिटेन और फ्रांस से इस बात की अनुमति ली, क्योंकि अनुमति लेना पड़ता, आप अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हो। आपके जो खेमे में है उन सबसे आपको एक डिस्कशन करना पड़ता है कि मैं परमाणु बम गिराऊं या नहीं गिराऊं। तो ब्रिटेन और फ्रांस से उसने अनुमति ली और उसने परमाणु बम गिराया। तो उनके जो मित्र राष्ट्र उसमें सोवियत संघ भी था, लेकिन अमेरिका ने सोवियत संघ की अनुमति नहीं ली और उसने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया 6 अगस्त और 9 अगस्त को। जिससे क्या हुआ कि सोवियत संघ को ये जो अमेरिका का जो ये नया कदम था ना, वो सोवियत संघ को उचित नहीं लगा। और इससे क्या हुआ कि सोवियत संघ और अमेरिका के रिश्तों में जो है ना, वो एक तरह से बोल सकते हैं कमजोरी उत्पन्न होगी। यानी कमजोरी मतलब होता है कि दोनों के रिश्तों में एक तरह से दूरी आ गई। तो एक ये भी कारण था। और आप एक चीज इस पॉइंट में याद रखें कि आज तक परमाणु बम पहली और आखिरी बार जापान में ही गिराया गया। पहली बार भी जापान था और आखिरी बार ही जापान था। यानी पहली बार 6 अगस्त को और दूसरी बार
यानी आखिरी बार 9 अगस्त को जापान में ही गिराया गया। इसके बाद परमाणु बम का किसी भी देश ने किसी भी युद्ध में उपयोग नहीं किया और उसके बाद कोई बड़ा युद्ध भी नहीं हुआ। तो इस बात को आप याद रखें। बात करते हैं 8वें जो कारण है उसकी बात करते हैं, तो वो है सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी नीति का प्रचार। अब तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था, तो सोवियत संघ ने क्या किया कि पूर्वी देशों में उसने पूंजीवाद का विरोध किया और साम्यवाद का प्रचार किया। अब तो साम्यवाद का प्रचार कर रहा था वो तो उचित था उसके लिए, क्योंकि उसकी वो विचारधारा थी, लेकिन वो अपने साम्यवाद का प्रचार करने के साथ साथ अमेरिकी पूंजीवाद की जो है ना कमियों को उजागर कर रहा था। और केवल पूर्वी यूरोप में नहीं कर रहा था, ये घटना वो पश्चिमी यूरोप में भी कर रहा था। पूर्वी यूरोप में ज़्यादा मात्रा में कर रहे थे, ज़्यादा लोगों द्वारा किया जा रहा था सोवियत संघ के, लेकिन जो पश्चिमी देश थे ना वहाँ पे भी सोवियत संघ पूंजीवादी को खत्म करके साम्यवादी का प्रचार करने का प्रयास कर रहा था। अब इससे क्या हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्तों में भी खटाव आ गई। खटाव मतलब दूरियां आ गई, तो एक कारण ये भी था। अगर बात अगले पॉइंट की करें तो वह पश्चिमी देशों द्वारा सोवियत साम्यवादी नीति का विरोध। तो ये आप तो मतलब इसकी जो हेडिंग है उससे ही आप समझ गए होंगे कि जहां एक तरफ साम्यवाद पूंजीवाद का विरोध करा था, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों ने यानी अमेरिका और ब्रिटेन ने भी साम्यवाद का विरोध करना शुरू कर दिया। तो वही है कि जिस प्रकार कोई क्रिया का प्रतिक्रिया होता है उसी प्रकार यहाँ पे भी देखने को मिला। जब सोवियत संघ ने साम्यवादी को उचित बताकर पूंजीवाद का विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों ने भी पूंजीवाद को उचित बताकर साम्यवाद का विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे क्या होता है दोनों के बीच में वाद विवाद उत्पन्न हुए और इस वाद विवाद ने शीत युद्ध को जन्म दिया। अगला पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा बिट्टो का बार बार प्रयोग। बिट्टो यानी बिट्टो पावर, और बिट्टो पावर आपने सुना होगा कि यूएनओ में 5 देशों के पास बिट्टो पावर है। तो अगर आप उन 5 देशों के नाम जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो मैं आपको पूरा पॉइंट समझा देता हूँ कि सोवियत संघ के मन में ये संदेह था कि यूएनओ कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है और वो पूरे विश्व के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए काम करता है और ये अमेरिका का ही एक अंग है। इसीलिए जब कोई कानून यूएनओ में पास होने के लिए पश्चिमी देशों यानी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका द्वारा लाई जाती थी, तो सोवियत संघ उस कानून का विरोध करने के लिए बार बार बिट्टो पावर का उपयोग करता था, जिससे क्या होता था वो कानून पास नहीं हो पाता था। तो पश्चिमी देशों के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ कि जो सोवियत संघ है ना वो यूएनओ को निष्क्रिय या समाप्त करना चाहती, तो ये भी एक शीत युद्ध उत्पन्न होने का कारण था। अगला पॉइंट है अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ की लैंड लीज संहिता बंद करना। अब मैं आपको लैंड लीज संहिता बता देता हूँ क्या होता था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका प्रति वर्ष सोवियत संघ के आर्थिक विकास के लिए उसको एक आर्थिक धनराशि देंगे, यानी जिससे वो उसका विकास हो सके, यानी सोवियत संघ का विकास हो सके। लेकिन ये जो आर्थिक धनराशि थी ना बहुत ही कम था, जिससे सोवियत संघ असंतुष्ट था यानी खुश नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक यानी बहुत कम आर्थिक धनराशि अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को दी जाती थी वो भी आना बंद हो गया। यानी पहले से ही कम आती थी लेकिन अब तो कम आना भी बंद हो गया, जिससे सोवियत संघ और अमेरिका के रिश्तों में दरार उत्पन्न हो गया। तो एक कारण ये भी है। अगला पॉइंट है शक्ति संघर्ष। अब तो इस पर मोर्गेनथाउ ने सही मतलब विचार प्रकट किया था। अब तो मोर्गेनथाउ ने क्या कहा था, मोर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। अब तो विश्व युद्ध के बाद जो भी परम शक्तिशाली देश थे उनके बीच में प्रधानता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य था। अब एक संघर्ष हुआ अभी प्रधानता के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों ही शक्तिशाली राज्यों के रूप में उदय हुए। अंत दोनों के बीच में वर्चस्व को लेकर संघर्ष होना अनिवार्य था, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। तो मोर्गेनथाउ का जो एक विचार था ना वो शीत युद्ध को सही रूप से परिभाषित करती है। तो आप ये याद रखें मोर्गेनथाउ बहुत ही बड़े विचारक थे, तो उसके द्वारा दिए गए विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो है हित संघर्ष। अब तो क्या हुआ था कि शीत युद्ध हितों का संघर्ष था। दोनों जो संघ थे, संघ बोल दो या खेमा बोल दो, एक अमेरिका और सोवियत संघ, तो इन दोनों के बीच में क्या होता था, इनके कुछ अपने हित थे। हित क्या थे कि जहाँ सोवियत संघ
साम्यवादी व्यवस्था के हिसाब से पूरे विश्व को ढालना चाहता था, वहीं अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा पूरे विश्व को ढालना चाहता था। इसके अलावा जर्मनी का भी पर्सन था, जहाँ पे जर्मनी का जो बड़ा हिस्सा है वो अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता था। वहीं सोवियत संघ का भी यही प्रयास था कि जर्मनी का बड़ा हिस्सा उसके पास आ जाए। ऐसे बर्लिन की दीवार का भी पर्सन था। तो ये अपने अपने जो निजी हित थे ना, उसने भी शीत युद्ध को जन्म दिया। तो हमारे ये 13 पॉइंट थे जो ये डिफाइंड करते हैं कि शीत युद्ध क्यों हुआ। आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन ये वीडियो अंत नहीं है, ये वीडियो का बस पहला पार्ट है। अभी दूसरा पार्ट आने वाला है जिसमें हम शीत युद्ध के विभिन्न चरणों की बात करेंगे कि किस वर्ष शीत युद्ध में क्या क्या घटनाएं हुई और उसका हम शीत युद्ध के परिणाम जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेसन पसंद आया तो सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इस लेसन से जुड़ा हुआ कोई भी आपके मन में पर्सन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और वो पर्सन पूछें, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में इसके।